हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज हम करने जा रहे हैं बीए भाग दूसरा के पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रश्न रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं। ये प्रश्न अलग अलग प्रकार से आपको आ सकता है, जैसे कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का 100 उदाहरण उल्लेख कीजिए, अथवा रीतिकाल की सामान्य विशेषताओं पर अपने विचार दीजिए। आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल का समय संवत 1700 से संवत 1900 तक का माना जाता है। इस युग का रीति काव्य पूर्णतः अलौकिक एवं नैतिक दृष्टिकोण से रचा गया। रीतिकाल यद्यपि भोग विलास में लिप्त राजा महाराजाओं का युग था, तथापि ये देसी राजा महाराजा और सामंत स्वयं को दरबार में विज्ञ रसिक सिद्ध करने के लिए कुछ ऐसे उपाय भी चाहते थे जो उन्हें काव्य के संवाद में सहायता दे सके। ऐसे में रीति ग्रंथ उनकी इस कमी को पूरा करने में उपयोगी सिद्ध हुए। लक्षण ग्रंथों के अतिरिक्त इस युग में नीति, भक्ति, श्रृंगार, वीर काव्य, स्वच्छंद काव्य भी खूब रचे गए। संक्षेप में रीतिकाल की विशेषताएं निम्नलिखित रूप से दी जा रही हैं। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो है रीति ग्रंथों का निर्माण। रीति ग्रंथों का निर्माण इस काल की प्रमुख विशेषता है। रीति ग्रंथ का मतलब उन लक्षण ग्रंथों से है जिसमें काव्यांगों का लक्षण देकर उदाहरण स्वरूप स्वनिर्मित पद दिए जाते थे। उन्होंने प्रवर्ती संस्कृत आचार्यों के बोधगम्य शैली में लिखे गए लोकप्रिय ग्रंथों का ही आधार लिया, किंतु संस्कृत आचार्यों के समान इन्हें सफलता नहीं मिली। संस्कृत में आचार्य कर्म और कवि कर्म दो पृथक कर्म थे, जिन्हें निभाने वाले संस्कृत में दो भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति रहे हैं, किंतु रीतिकाल में इन दोनों कर्मों को एक ही व्यक्ति के द्वारा निभाने का प्रयत्न किया गया। इससे काव्य में सूक्ष्म विवेचना और विश्लेषण पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि रीतिकालीन विद्वानों में उस प्रौढ़ और संतुलित विवेचन शक्ति का अभाव था जो एक आचार्य के लिए आवश्यक होता है। इसलिए इन्हें आचार्य की कोटि में रखने की आपत्ति भी जताई गई। वस्तुतः ये विद्वान केवल कवि थे, किंतु राज दरबार में आदर, सम्मान और पुरस्कार पाने के लिए इन्हें लक्षण ग्रंथ लिखने पड़े, जबकि काव्यशास्त्र में इनका अपना ज्ञान भी पूरा नहीं था। देखा जाए तो ये आचार्य थे ही नहीं, और न ही इनका उद्देश्य आचार्यत्व कर्म को गंभीरता से करने का था। ये तो केवल कवियों और रसिकों को काव्यशास्त्र के विषय में से परिचित करवाना चाहते थे। ये राजा महाराजा और सामंत ऐसे विलासी रईस थे जिनमें तर्क की सूक्ष्मता को समझने की ना तो शक्ति थी ना अवकाश। इस काल के कवियों ने इनके छिछोरे मनोरंजन की आवश्यकता की पूर्ति की। ये कवि आचार्य, सहृदय और कुशल कवि थे। इनका मूल उद्देश्य कविता करना था, काव्यांगों का शास्त्रीय निरूपण नहीं। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन कवियों ने आचार्य बनने की धुन में अपनी रचनाओं के द्वारा रस, अलंकार, छंद आदि के अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। नंबर 2 है श्रृंगार वर्णन। इस काल के साहित्य में श्रृंगार की प्रधानता है। इस समय का सामंत वर्ग काम देवता का उपासक है और नारी में कामरति का स्वाद भी उन्हें प्रिय था। इसलिए ये अपने जीवन में ही नहीं बल्कि कविता में भी श्रृंगार पसंद करते थे। अतः रीतिकालीन कवियों ने आश्रयदाताओं की रुचि और पसंद के अनुरूप श्रृंगार को कविता का आधार बनाया। मुक्त काव्य धारा को छोड़कर समूचा श्रृंगार साहित्य बीमार और विकृत सा दिखाई पड़ता है। इसके अनेक कारण थे। इन कवियों को भक्तिवाद से पूर्व की चली आ रही परंपरा का निर्वाह करने का भी चाव था और उन्हें इस तरह की तैयार सामग्री मिल भी रही थी। रीतिकालीन कवियों को भक्तिकालीन कवियों ने राधा कृष्ण के नाम पर भरपूर सामग्री दी। निर्गुण संतों ने रति एह तन में संचरे कहकर प्रेम को जीवन का सार बताया। प्रेम मार्गी सूफी कवि भी लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना कर चुके थे। कृष्ण भक्ति काव्य और राम भक्ति काव्य में भी रसिक भाव की प्रतिष्ठा हो जाने के कारण श्रृंगार की
रसराज के रूप में प्रतिष्ठा हो चुकी थी। संस्कृत काव्य शास्त्र में भी रस, नायिका भेद, अलंकार आदि की शास्त्रीय आधार भूमि इन कवियों को प्राप्त हो गई। ऐसे में रीतिकालीन राजा महाराजाओं, सामंतों और रईसों के मादक सुरा सुंदरियों में डूबे विलासतापूर्ण वातावरण ने रीतिकालीन कवियों के लिए श्रृंगार चित्रण का मार्ग और भी साफ कर दिया। ऐसे में इन कवियों ने प्रेम का बाह्य रूप ग्रहण कर श्रृंगार और रति के नंगन अश्लील उदाहरण प्रस्तुत किए। उनके काव्य में राधा कृष्ण और राम सीता गलियों में बसे साधारण नायक नायिका भर बनकर रह गए। इन कवियों के काव्य में श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग एवं उनके अंतर्गत आने वाले भावों, रसों, दशाओं का खुलकर चित्रण हुआ। विभिन्न त्योहारों, पर्वों के माध्यम से नायक नायिका का मिलन कराने में इनका मन खूब रसा है। नायिका का नक्षिक वर्णन तो मात्र परंपरा का निर्वाह करने के लिए ही किया गया। वियोग पक्ष के चित्रण में दसों दशाओं, स्मृति चित्रों, मान आदि के साथ कहीं कहीं पर आध्यात्मिकता का वर्णन भी दिखाई देता है। नंबर 3 है जी नारी चित्रण। रीतिकालीन कविता का विकास मुख्यतः राजदरबार में सामंतीय वातावरण में हुआ था। मुगल शासन की निरंकुश सत्ता के सामने देशी राजाओं महाराजाओं का तेज आहत हो चुका था। ऐसे समय में राजाश्रित कवियों ने नारी के विलासात्मक, रंगीले, भड़कीले चित्र उतारकर मानो अपने स्वामियों के विषाद और हताश को दूर करने का प्रयास किया था। उनके कुछ कटाक्ष, हाव भाव, श्रृंगार सज्जा, अंग प्रत्यंग के बारीक से बारीक नंगन अश्लील चित्र कविता में बांधे गए। उनके सामने नारी मात्र भोग विलास का एक उपकरण मात्र थी। उनकी नायिका भरे भवन में नायक से आंखें चार करने में, कभी लाल द्वारा उड़ाई जा रही पतंग की छाया को चूमती हुई दौड़ने में सुख पा रही है, मानो उसका कोई और रूप इस दुनिया में है ही नहीं। ना वह जननी है, ना वह गृहिणी, ना बहन, ना देवी, बस एक छिछोरी प्रेमिका है जो नायक से मिलने का कोई भी अवसर खोना नहीं चाहती। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रीतिकालीन श्रृंगार भावना में रुग्ण भावना का मिश्रण कहा है। रीति काव्य में नारी का मासल, उत्तेजक, चंचल रूप ही अधिक चित्रित हो पड़ा है। नंबर 4 है जी प्रतियोगिता की भावना। रीतिकालीन कवियों में प्रतिस्पर्धा की भावना प्रबल थी। अपनी विद्वता, सर्वोत्कृष्टता को साबित करने के लिए इन्हें कभी कभी घिसे हुए धुरंधर उर्दू, फारसी और हिंदी कवियों से सामना कर अपना स्थान बनाना पड़ता था। प्रतिस्पर्धा की यह भावना संस्कृत आचार्यों में भी पाई जाती थी, किंतु उसमें कुशल गंभीरता थी जो रीतिकालीन काल में खत्म होने लगी थी। हिंदी कवियों के सामने अपनी जीविका का प्रश्न भी था, जिसे वह तभी पूरा कर सकते थे जब वह राज दरबार में अपना स्थान बना लें। रीतिकालीन राजा महाराजा अपने आश्रित कवियों, आचार्यों को जमीन, जायदाद, धन, अशरफी आदि पुरस्कार स्वरूप देते रहते थे, जिससे उनका पूरा परिवार पलता था। इसलिए ये कवि अपना पांडित्य प्रदर्शन में जी तोड़ प्रयत्न करते हुए दिखाई देते हैं। नंबर 5 है जी नीति भक्ति काव्य। नीति भक्ति काव्य का सृजन भी रीतिकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। संस्कृत साहित्य में नीति काव्य की समृद्ध परंपरा थी। बाद में भक्ति काल में भी कबीर, तुलसी, रहीम आदि की सूक्तियाँ मिलती हैं। इन सब का प्रभाव रीतिकालीन कवियों पर भी पड़ा। रीतिकाल में वृंद, गिरधर, घाघ, बेताक, दीनदयाल, गिरि आदि के द्वारा रचित नीतिपरक रचनाएं मिलती हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इसे कविता न कहकर सूक्ति साहित्य कहा है, क्योंकि इन सूक्तियों में विषय की विविधता और चमत्कार का पुट होते हुए भी रस की अनुभूति का सर्वथा अभाव पाया गया है। इसी प्रकार रीति काव्य में भक्ति विषयक रचनाएं खूब मिलती हैं, पर इन सब के आधार पर रीति कवि को ना तो अनन्य भक्त कहा जा सकता है, ना ही राजनीति ज्ञाता। वस्तुतः प्रतियोगिता की भावना के कारण रीतिकालीन कवियों को राजदरबार में स्वयं को स्थापित करने के लिए अपनी बहुविज्ञता का प्रदर्शन करना पड़ता था। इसलिए उनकी कविता में नीति, भक्ति, राजनीति, ज्योतिष
आदि से संबंधित पद भी मिल जाते हैं। भक्ति काव्य के लिए कहा जा सकता है कि इस युग में राधा कृष्ण वैसे भी सामान्य नायक नायिका के रूप में परिणित हो चुके थे। यह भी कह सकते हैं कि राधा कृष्ण की भक्ति को उन्होंने अपनी ढाल के रूप में प्रयुक्त किया हो। डॉक्टर नगेंद्र ने तो भक्ति काव्य को रीतिकालीन कवियों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता माना है। वे कहते हैं, जब कवि अतिशय श्रृंगार वर्णन के कारण मन में अपराध भावना का अनुभव करता है तो राधा कृष्ण का स्मरण कर उनके भीरू मन को आश्वासन देता था और सामाजिक कवच का काम भी करता था। वस्तुस्थिति यह है कि रीतिकाल में कवियों ने, विशेषकर रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों ने, अनेक विषयों पर सुंदर कविताएं लिखी। नंबर 6 है जी वीर काव्य अथवा वीर रस। रीतिकाल में श्रृंगार रस की रचनाओं के साथ साथ वीर रस की धारा भी मंद मंचर गति से बह रही थी। शाहजहां के शासनकाल में सर्वत्र सुख शांति का साम्राज्य था, पर औरंगजेब की धर्मांधता और कट्टर नीति ने इस शांति को अशांति में बदल दिया। उनके अत्याचारों का विरोध करने के लिए दक्षिण में शिवाजी, पंजाब में गुरु गोबिंद सिंह और बंदा बैरागी, राजस्थान में महाराजा जसवंत सिंह और दुर्गादास, मध्य प्रदेश में छत्रसाल आदि वीर राजपूतों ने तलवारें उठा ली। उनकी वीरता को प्रोत्साहित एवं सजग बनाए रखने के लिए भूषण, सुदन, पद्माकर, गोरेलाल, गुरु गोविंद सिंह जी ने ओज भरी वाणी में काव्य निर्माण किया और तत्कालीन जन जागरण के प्रहरी बनकर काव्य क्षेत्र में उतरे। इन वीर रस के कवियों ने राष्ट्रीयता का स्वर प्रधान है। वीर रस के सभी भेद जैसे दानवीर, युद्धवीर, दयावीर, धर्मवीर आदि का अंकन इस युग के वीर काव्य में सफलतापूर्वक हुआ है। इन वीर काव्यों की संख्या कम है। अनुसंधान द्वारा इनकी संख्या पंजाब में रचित वीर काव्य 25 तथा अन्य स्थानों में लगभग 90 मानी जाती है। पंजाब में रचित वीर काव्य गुरुमुखी लिपि में निबद्ध है। इन सभी वीर काव्यों में तत्कालीन राजनीतिक चेतना तथा युग बोध पर्याप्त मात्रा में दिखाई देता है। संख्या में कम होते हुए भी हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा में इनका महत्वपूर्ण योगदान स्वीकार किया जाता है। नंबर 7 है स्वच्छंद काव्य। रीतिकाल के अधिकांश कवि या तो लक्षण ग्रंथ लिखते थे या इन्हें आदर्श मानकर काव्य रचना करते थे। इस प्रवृत्ति के अतिरिक्त एक अन्य धारा यानी स्वच्छंद काव्य धारा भी चल रही थी। इन कवियों को रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा के कवि कहा गया है। इन कवियों ने ना तो लक्षण ग्रंथ लिखे और ना ही उनको आधार बनाया। इन्होंने रीतिकालीन समस्त रूढ़ियों परंपराओं का त्याग कर नवीनता एवं मौलिकता से परिपूर्ण काव्य रचना की। इन काव्यों में न तो अलंकारों का बोझ था, न सुरा सुंदरी की अश्लीलता। इनका श्रृंगार चित्रण स्वस्थ, संयत और स्वच्छ है। इनके प्रेम में कहीं भी चतुराई नहीं है, न छल कपट। सर्वत्र एक निष्ठ त्यागपूर्ण प्रणय की ही चित्रित होता है। धनानंद, सूदन, बोधा, ठाकुर, आलम आदि कवियों ने अपने प्रेम को पीर को स्वच्छंद काव्य में अभिव्यक्ति दी है। कवि गिरधर, कविराज जैसे कवियों ने नीतिपरक, सुक्तिपरक रचनाएं भी लोक समाज के लिए लिखी। इन कवियों ने मुक्त काव्य भी लिखे और छोटे छोटे प्रबंध काव्य भी लिखे। गोरालाल सूदन, गुरु गोबिंद सिंह जी का नाम इस श्रेणी में लिया जा सकता है। त्योहार, पर्व, शिकार, जल विहार आदि का चित्रण भी इन कवियों ने अपनी रचनाओं में किया है। नंबर 8 है जी शिल्पगत पक्ष। रीतिकाल की प्रमुख साहित्यिक भाषा ब्रज थी। ब्रज भाषा मधुर भाषा है। इसमें कोमल भावों की अभिव्यक्ति की अपार क्षमता विद्यमान होने के कारण रीतिकालीन कवियों ने इसका भरपूर प्रयोग किया। इसके कई कारण थे। एक, जो ब्रज भाषा की प्रकृति मधुर है। दूसरे, इस समय गद्य का प्रचलन अपनी शैशव अवस्था में था। तीसरे, ब्रज भाषा के अतिरिक्त किसी और भाषा में रचना करने वाले को उतना सम्मान नहीं मिल पाता था। इन अनेक विशेषताओं के कारण यह काल ब्रज भाषा का चरमोन्नति का काल था। इसलिए कवि चाहे पंजाब का हो या बुंदेलखंड का, झांसी का हो या राजस्थान का, सभी ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। पंजाब के गुरु गोबिंद सिंह और आचार्य अमीरदास बुंदेलखंड
के बिहारी और केशव इसके उदाहरण हैं। ब्रजभाषा में अवधी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी आदि भाषाओं के अतिरिक्त अरबी, फारसी, तुर्की भाषाओं के अनेक शब्द खूबसूरती के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रवृत्ति का दुष्परिणाम यह निकला कि शब्दों को तोड़ मरोड़ कर मनमाने प्रयोग होने लगे। रीतिबद्ध कवियों की कविता में लिंग एवं कारक संबंधी दोष अधिक पाए जाते हैं, जबकि रीतिमुक्त कवियों की भाषा का विकृत प्रयोग नहीं दिखाई देता। उन्होंने भाषा के शुद्ध प्रयोग और अर्थ क्षमता का पूरा ध्यान रखा। इसलिए घनानंद, बोधा, ठाकुर आदि रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों की भाषा अपेक्षाकृत परिनिष्ठ ब्रज भाषा का सुंदर नमूना मानी जा सकती है। नंबर 8 है जी छंद। रीति काव्य दरबारी मनोवृत्ति का काव्य था, इसलिए इस युग में मुक्तक काव्यधारा की प्रचुरता रही। मुक्तक काव्य के लिए कवियों को कुछ चुने हुए छंदों पर ही आश्रित रहना पड़ता था। इसलिए इस युग के कवियों ने कवित, सवैया, छप्पे, दोहा, सोरठा, भरवे और रोला जैसे छंदों को ही अपने काव्य में प्रयुक्त किया। यहाँ पर श्रृंगार चित्रण के लिए स्वया छंद तो वीर रस के लिए अधिकतर कवित, स्वया छंद तो वीर रस के लिए कवित आदि छंदों का प्रयोग देखने को मिलता है। अलंकार, अगला पॉइंट है जी अलंकार। इस युग की मुख्य विशेषता अलंकारों का भरपूर प्रयोग है। शायद इसलिए मिश्र बंधुओं ने इस युग को अलंकृत काल का नाम भी दिया है। यद्यपि यह नाम बहुमत रूप से स्वीकार नहीं किया गया, परंतु इस युग में रचे गए लक्षण और लक्ष्य दोनों प्रकार के ग्रंथों में अलंकारों की प्रधानता से इनकार नहीं किया जा सकता। इस समय चमत्कार प्रिय होने के कारण श्लेष, यमक और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है। केशव दास की प्रसिद्ध उक्ति भूषण बिन ना बिरजाए कविता बिनित मित में रीतिकालीन कवियों की अलंकारिक प्रियता का ही संकेत दिखाई देता है, किंतु कहीं कहीं रीति कवियों ने अलंकारों का इतना अधिक और व्यर्थ का प्रयोग किया है कि वह काव्य सौंदर्य को बढ़ाने की अपेक्षा विकृत करते हुए दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट है जी काव्य रूप। रीतिकालीन में काव्य रूपों की पर्याप्त विविधता पाई जाती है। प्रबंध, मुक्तक, सतसई साहित्य तथा शतक आदि सभी शैलियों में काव्य रचना होती रही। इस युग का प्रधान काव्य रूप मुक्तक ही रहा। इसके अनेक कारण थे कि एक तो राजा महाराजाओं के पास समय कम होता था। ऐसी स्थिति में छोटे छोटे छंदों में 2-4 मुक्तक सुनाकर आश्रयदाताओं की वाहवाही पाई जा सकती थी और इनाम आदि प्राप्त किया जा सकता था। दूसरा, श्रृंगार रस की प्रधानता में जनजीवन और समाज के दूसरे पक्षों को उपेक्षणीय बना रखा था। तीसरे, मुक्तक काव्य में अर्थ की दृष्टि से पूर्वापूर्व संबंध नहीं होता था, परंतु पाठक को स्वतंत्र रूप से रसलीन करने की क्षमता होती थी। चौथा, दरबार में अपनी कला का चमत्कार दिखाने, कवियों की परंपरा होड़ में एक दूसरे को परास्त करने में मुक्तक शैली का प्रभाव अधिक पड़ता था। इसलिए राज दरबारों में अपनी प्रतिभा का सिक्का जमाने के लिए अधिकांश कवि मुक्तक रचनाओं का ही आश्रय लेते हुए दिखाई देते हैं। मुक्तक काव्य के अतिरिक्त इस समय प्रबंध काव्य भी लिखे गए। इनमें सबल सिंह का महाभारत, ब्रजबासी दास का ब्रजविलास, सूदन का सुजान चरित्र, जोधराज का हमीर रासो, गोरालाल का छत्रसाल प्रकाश आदि उल्लेखनीय प्रबंध काव्य कहे जा सकते हैं। अगला पॉइंट है जी प्रकृति चित्रण। विश्व की सभी भाषाओं में प्रकृति चित्रण की परंपरा रही है। संस्कृत साहित्य प्रकृति चित्रण से भरा पड़ा है। हिंदी में जायसी की नायिका नागमती के विरह में भी कोवे काले हो गए, तुलसीदास के मृग, मीरा के पपीहे, कोयल, सूरदास के भ्रमर आदि मनुष्य के किसी न किसी संदेश के वाहक हैं। रीतिकालीन कवियों ने आदिकाल से चली आ रही इस प्रकृति वर्णन की परंपरा को स्वयं से जोड़े रखा। उनका प्रकृति वर्णन उद्दीपन रूप में ही अधिक उपलब्ध होता है। प्रकृति चित्रण में 12 मासा, त्योहार, पर्व, मेला, जल विहार, आखेट, होली, फाग आदि का थोड़ा बहुत वर्णन मिलता है। हाँ, सेनापति का प्रकृति चित्रण मनोहारी बन पड़ा है। वस्तुतः आश्रयदाताओं की रुचि की अपेक्षा करके कोई कवि दरबार में स्वयं को स्थापित नहीं कर सकता था और राजाओं सामंतों की रुचि का केंद्र नारी सौंदर्य था। अतः इस समय का प्रकृति वर्णन बहुत थोड़ा
और सामान्य स्तर का ही रहा। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि रीति काव्य दरबारी आश्रय में विकसित हुआ। इस समय लक्षण ग्रंथों का निर्वाह संस्कृत काव्य शास्त्रों के आधार बनाकर किया गया। नक्षिक वर्णन, नायक नायिका भेद आदि विषयों पर इस युग में श्रेष्ठ कवि अपनी प्रतिभा का ह्रास कर रहे थे। ये कवि काव्य शास्त्र के ज्ञाता नहीं थे, किंतु ज्ञाता होने का स्वांग रच रहे थे। इस काल में कथ्य की अपेक्षा शिल्प पक्ष में कवियों का मन अधिक रमा। भाषा को अलंकारों मुहावरों से सजाया गया। इसमें भाषा की शक्ति में विस्तार एवं विकास अवश्य आया, परंतु भाषा का रूप विकृत होता चला गया। कारक चिन्हों, लिंग संबंधी दोषों को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में धनानंद ठाकुर आदि कवियों की भाषा परिनिष्ठ ब्रज भाषा का अपवाद बनकर हमारे सामने आती है। धन्यवाद विद्यार्थियों।